चलो, हमने कल पढ़ा था कि अर्थिंग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहली अर्थिंग हम लोगों ने पढ़ी थी प्लेट अर्थिंग, दूसरी अर्थिंग हम लोगों ने पढ़ी थी पाइप अर्थिंग, तीसरी हम लोगों ने पढ़ी थी वाटर टेप अर्थिंग और चौथी पढ़ी थी हम लोगों ने रोड अर्थिंग। ये 4 अर्थिंग थी। 4 अर्थिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था किस तरीके से इनका संयोजन बनाया जाता है, अपने को इनके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। आज बात करेंगे कि अर्थिंग जब किया जाता है तो इसका लाभ क्या है। आज पहले बात करते हैं इसके लाभ की कि भाई अर्थिंग की आवश्यकता अपने को क्यों पड़ती है। तो देखो फ्रेंड्स, अर्थिंग के लिए सबसे पहली चीज तो ये आती है कि जब भी किसी भी उपकरण को चलाया जाता है तो अगर लाइव तार या उसमें जो चालक बने हुए होते हैं, जो चालक स्थापित किए हुए होते हैं, उन चालकों में से अगर कोई चालक गलती से मशीन की बॉडी के साथ टच हो जाता है तो उस बॉडी के अंदर विद्युत धारा का चालन स्टार्ट हो जाता है। तो उस विद्युत धारा के चालन को जमीन तक यानी कि भू विभव तक ले जाने के लिए हमारे को अर्थिंग तार की आवश्यकता होती है। पहला लाभ तो इसका ये। दूसरा कि यदि कोई उपकरण भूतार जो है उसके साथ संयोजित नहीं है और उस उपकरण की बॉडी में यदि करंट फ्लो हो जाता है तो दौरान परिवर्तन में रहने वाली करंट का मान बढ़ जाता है और करंट का मान बढ़ने के कारण उस उपकरण में क्षति होने की संभावना पूरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उपकरण के अंदर जैसे ही भूसंयोजन होगा तो एक तरीके से मैं मानता हूं कि उपकरण के अंदर उसका रेजिस्टेंस जो रहेगा उसका मान कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस का मान कम होते ही मुख्य भुजा की करंट बढ़ जाएगी और मुख्य भुजा की करंट बढ़ते ही वहां पर करंट का मान अत्यधिक हो जाएगा। तो एक तरीके से अपना परिपथ शॉर्ट सर्किट की भांति काम करना शुरू कर देगा। तो उस दौरान शॉर्ट सर्किट की स्थिति में अपने परिपथ को या अपने उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए भी अपने को इस अर्थिंग की आवश्यकता रहती है। उसके बाद में अगर बात करूं तो यदि उपकरण की बॉडी टच हो जाती है तो मनुष्य को विद्युत का झटका लग सकता है। तो विद्युत के झटके से बचाने के लिए अपने को अर्थिंग की आवश्यकता होती है। उसके अलावा परिपथ में इस्तेमाल रहते हैं कि अगर अतिरिक्त वोल्टेज आ जाती है या अतिरिक्त करंट परिपथ में बह जाती है तो उस अतिरिक्त वोल्टेज को अतिरिक्त करंट को जमीन के अंदर प्रवेश करवाने के लिए भी एक तरीके से अर्थिंग जो होती है वो कारगर सिद्ध हो जाती है। अब लाभ देखो, जब भी किसी भी चीज की बात की जाती है, किसी वस्तु की बात की जाती है तो हमेशा लाभ जहां होता है वहां पर हानि जरूर होती है। तो यहाँ अर्थिंग करने के लाभ अगर हमें पता है तो उसी के साथ अपने को ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर इससे लाभ हो रहे हैं तो इससे हानि क्या होगी। तो देखो, हानि की सबसे पहली चीज तो यही आती है कि अगर उपकरण को हम लोगों ने अर्थ नहीं किया है, प्रॉपर रूप से अर्थ नहीं किया है, या वायरिंग के दौरान हम लोगों ने अर्थिंग तार की स्थापना नहीं करी है तो हमारे उपकरण को मुख्य रूप से अतिरिक्त करंट का चालन हो जाता है और चालन होने के कारण उपकरण की क्षति हो सकती है। उसके अंदर जो वाइंडिंग स्थापित कर रखी होती है वाइंडिंग जल सकती है। इसके अलावा अगर कोई उसके साथ टच हो जाए तो विद्युत झटके के कारण एक आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। अब बात करते हैं अर्थिंग से संबंधित कुछ नियमों की। तो देखो दोस्तों, भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अनुसार के अनुसार कुछ अर्थिंग से संबंधित नियम पारित किए गए हैं जो नियम 32 से लेकर के 90 तक गए हैं। अब इन अलग-अलग नियमों में अलग-अलग उपकरणों के बारे में बताया गया है, अलग-अलग उपकरणों की अर्थिंग से संबंधित के बारे में बताया गया है, वोल्टेज से संबंधित अर्थ किस प्रकार से किया जाता है उनके बारे में बताया गया है। तो पहले बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 32 की। तो IEEE 1956 के अनुसार नियम नंबर अपना नियम नंबर 32 के अनुसार देखो, भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के नियम 32 के अनुसार हमारे को यह बताया गया है कि न्यूट्रल तार और अर्थ तार जो होता है उनकी पहचान किस तरीके से की जाती है, कौन सा तार भू संपर्क के अधीन है और कौन सा तार लाइव तार के साथ अपना परिपथ कंप्लीट कर रहा है। और इसके साथ साथ अपने को थ्री फेज प्रणाली में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका संपर्क उदासीन तार के साथ बना हुआ है कि नहीं है। तो अपने को नियम 32 यही बताता है कि न्यूट्रल तार
तार को अर्थ किया गया है। इसके अलावा थ्री पेज प्रणाली की बात की जाती है तो थ्री पेज प्रणाली में देखो दो प्रकार के संयोजन बनते हैं, एक बनता है स्टार संयोजन, एक बनता है डेल्टा संयोजन। अब यहाँ पर बात की जाती है स्टार संयोजन से संबंधित। भाई डेल्टा संयोजन में देखें तो हम लोग इसके अंदर तो न्यूट्रल मौजूद नहीं होता, लेकिन स्टार संयोजन की बात करें तो यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट मौजूद होता है और इस न्यूट्रल पॉइंट को ही हम लोग क्या करते हैं, सीधा ग्राउंड करते हैं। तो इस नियम के अनुसार अपने को ये बताया जाता है कि थ्री फेज सप्लाई में यदि स्टार संयोजन बना हुआ है वहां पर इस न्यूट्रल तार को पूर्ण रूप से अर्थ किया हुआ होना चाहिए। अब न्यूट्रल तार जो होता है, ध्यान रखना दोस्तों, उसको उदासीन तार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उदासीन तार को अर्थ किया जाता है। उदासीन तार को अर्थ करने का फायदा क्या है, तो देखो जब परिपथ संतुलित होता है तो इस उदासीन तार के अंदर से किसी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन जब परिपथ अनबैलेंस हो जाता है, जब परिपथ अनबैलेंस हो जाता है तो उस दौरान इस न्यूट्रल तार के अंदर से विद्युत करंट जो होती है उसका चालक प्रवाह है स्थापित हो जाता है। उस अतिरिक्त विद्युत को सुरक्षात्मक रूप से जमीन तक पहुंचाने के लिए इस न्यूट्रल तार को अर्थ के संपर्क में लाया जाता है। इस प्रकार से रोल नंबर 32 जो होता है वो अपने को अर्थिंग के बारे में अवगत करवाता है। उसके बाद में अपना रूल नंबर आता है 51। तो पहला नियम हो गया अपना 32, उसके बाद में है रूल्स 51। तो देखो 51 जो होता है वो अपने को वोल्टेज से संबंधित, उपकरणों से संबंधित और उनकी धात्विक खोल जो होती है उससे संबंधित, उसके आवरण से संबंधित इन सभी को अर्थ करने के बारे में बताता है। तो रोल नंबर 51 के अंतर्गत ये बताया गया है कि वोल्टेज मध्यम स्तरीय, मध्यम स्तरीय, उच्च व अति उच्च, व अति उच्च वोल्टेज वाले उपकरणों के लिए, अति उच्च वोल्टेज के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते हैं उनको जो धात्विक आवरण होता है उसको हमेशा अर्थ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़े भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अनुसार दो नियम बताए। अभी तक तो हम लोग दो नियम पढ़े हैं, नियम नंबर 32 और नियम नंबर 51। 32 में हम लोगों को ये बताया गया है कि न्यूट्रल तार अर्थ तार की पहचान किस तरीके से की जाती है और कौन से तार पर अर्थ किया हुआ होता है। उसके अलावा इसी के अंदर हम लोगों को ये बताया गया है कि थ्री फेज संयोजन जो होता है उसके अंदर थ्री फेज स्टार से थ्री फेज प्रणाली में स्टार संयोजित जो उपकरण होते हैं या सप्लाई जो आ रही होती है उनके साथ अपने को उदासीन तार जो होता है उसको अर्थ करना होता है। उसके बाद में रूल नंबर 51 में ये बताया गया कि मध्यम उच्च और अति उच्च वोल्टेज जो आती है उसके साथ किसी भी उपकरण को अगर कार्यरत किया जाता है, उसके साथ लगाया जाता है तो उस समय उसके धात्विक आवरण को अपने को भली भांति अर्थ करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में रूल नंबर 61 के बारे में। इसके बाद में अगला नियम आता था वो है रूल नंबर 61। देखो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं IEN 1956 के अनुसार रूल्स नंबर 61, रूल्स नंबर 61। अब देखो 61 में ये बताया गया है कि यदि वोल्टेज का मान 125 वोल्टेज से अधिक हो तो अपने को अर्थ से संबंधित क्या सावधानियां रखनी चाहिए या फिर कौन-कौन सी चीजों का अपने को पालन करना चाहिए। तो पहली चीज देखो भाई, जहां पर बिजली का उत्पादन होता है और जहां से बिजली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मतलब प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र जो होता है वहां पर सभी उपकरणों को भली प्रकार से अपने को अर्थ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है कि मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर की दोहरी अर्थिंग करनी चाहिए। अब दोहरी अर्थिंग करने से देखो समानांतर परिपथ बन जाता है और समानांतर परिपथ बनने से वहां का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और रेजिस्टेंस कम होने से अतिरिक्त बहने वाली जो करंट होती है वो सीधी बिना किसी बाधा के आसानी से ग्राउंड हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर जो होते हैं अपनी विद्युत युक्तियां जो होती है उनकी हमेशा दोहरी अर्थिंग की जानी चाहिए, ताकि अगर गलती से कोई संपर्क में आ भी जाए तो उसको किसी प्रकार का झटका महसूस नहीं हो। उसके बाद में बात करें तो देखो जो वायरिंग कार्य किया जाता है
भाई भवन वगैरह जो होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह जो होती है, उनका जो वायरिंग कार्य किया जाता है तो उस दौरान हम लोग धात्विक केसिंग टेपिंग, जैसे कभी कभार होता है कि हम लोग बक्से जो होते हैं, अपने स्विच वाले बक्से जो होते हैं वो लोहे के ले लेते हैं काम में। पाइप जो होता है, कंडक्टिंग पाइप जो होता है वो भी कभी कभार एल्यूमिनियम का या आयरन का काम में ले लेते हैं। तो उनकी जो केसिंग टेपिंग होती है उसको भी हमारे को अर्थ करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हो सकता है कि तार उसके अंदर से ढलते समय अगर गलती से उस पर कोई कट लग जाए तो हाँ उसमें लीकेज करंट बह सकती है, और लीकेज करंट बहने से भवन मंजिल जो होती है उसके अंदर करंट का फ्लो हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हमेशा धात्विक आवरण जो होता है, केसिंग टेपिंग जो स्थापित की जाती है उसको हमेशा क्या करना चाहिए, अर्थ करना चाहिए। उसके बाद बात करें तो देखो कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग अर्थ की जहाँ स्थापना करते हैं उस जगह पर प्रॉपर नमी नहीं रह पाती है, तो उस दौरान अपने को ये ध्यान रखना होता है कि जहाँ शुष्क मौसम हो, मतलब जहाँ गर्मी अत्यधिक पड़ती हो, तो उस जगह अपने को जिस उपकरण को हम लोगों ने अर्थ किया है तो उसकी साल में या 2 साल में एक बार जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर सूखी हो अर्थ किया हुआ अपना अपना स्थान, अर्थ किया हुआ स्थान यदि सूखा है तो वहां पर उसको प्रॉपर पानी भर करके नमीयुक्त कर देना चाहिए, जिससे अर्थिंग प्रॉपर से कार्य कर सके, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए। ठीक है, तो शुष्क मौसम जो है उसमें हमेशा अर्थ तार की अपने को जांच कर लेनी चाहिए। उसके बाद में अगर बात करें तो जिस उपकरण को हम लोगों ने अर्थ के लिए काम में किया है, जिस इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने अर्थ के लिए काम में किया है, तो वहां पर सबसे मेन चीज अपने को ये ध्यान रखनी है कि उसका प्रतिरोध जो है वो 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्थ के लिए ये कहा जाता है कि अर्थ तार का प्रतिरोध जितना कम होगा करंट मान उसके अंदर से उतनी ही अधिक जाएगी, और जितनी अधिक मात्रा में करंट वहां से गमन करेगी उस हिसाब से वहां पर उपकरण की और मनुष्य की दोनों की सुरक्षा हो पाएगी। उसके बाद में बात करें तो देखो 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं अपने पास, एक रेतीला क्षेत्र होता है, एक पर्वतीय क्षेत्र होता है। तो रेतीले क्षेत्र में यदि आप लोग अर्थ की स्थापना करते हो, उपकरण से संबंधित अर्थ स्थापना करते हो, तो सामान्य भूमि जो होती है वहां पर उसका रेजिस्टेंस 3 ओम रहना चाहिए या 3 ओम से कम रहना चाहिए, और पठारी भूमि या पर्वतीय भूमि जो होती है वहां पर यदि आप लोग अर्थ स्थापना करते हो तो वहां का रेजिस्टेंस 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद में बात करें तो देखो जब वायरिंग कार्य किया जाता है तो वहां पर एक लेड सीरीज केबल काम में ली जाती है, तो उस लेड सीरीज केबल के अंदर धात्विक आवरण होता है, और धात्विक आवरण जो होता है ये भी अपना लेड का ही बना होता है, तो इस लेड युक्त आवरण को हमेशा अर्थ करना चाहिए। तो ये नियम नंबर बताया गया अपने 61 की बात है, अब अपना नियम नंबर आता है 62, नियम नंबर 62। नियम नंबर 62 के अंतर्गत अपने को बताया गया है कि मध्यम वोल्टेज जो आती है उस दौरान अपने को किन परिस्थितियों का ध्यान रखना होता है। तो इसके अंतर्गत देखो अपने को यह ध्यान रखना होता है कि वोल्टेज का मान निम्न वोल्टेज स्तर पर नहीं जाना चाहिए, कहने मतलब मध्यम वोल्टेज जो रखी है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को अर्थ स्थापना की आवश्यकता रहेगी। अब मध्यम वोल्टेज की बात करें तो देखो दोस्तों निम्न वोल्टेज जो होती है वो 250 वोल्टेज होती है। अब मध्यम वोल्टेज की अगर बात करो तो मध्यम वोल्टेज जो होती है उसका मान 650 वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इस वोल्टेज का मान किसी भी परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में निम्न वोल्टेज के बराबर नहीं होना चाहिए। बस नियम नंबर 62 के अंतर्गत अपने को यही बताया गया है, और इसके अंतर्गत अपने को ये भी ध्यान रखना है कि जो भी अर्थ करे उसको इस वोल्टेज के आधार पर ही अर्थ किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नियम नंबर 67 की। नियम नंबर 67 तो देखो दोस्तों नियम नंबर 67 में अपने को ये बताया गया है कि यह प्रणाली केवल और केवल यह अर्थिंग प्रणाली केवल और केवल इस नियम के अनुसार 3 फेज प्रणाली पर ही आधारित है। 3 फेज प्रणाली में 2 प्रकार के संयोजन होते हैं, एक होता है स्टार संयोजन, एक होता है अपना डेल्टा संयोजन। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि डेल्टा संयोजन जो होता है उसके अंदर न्यूट्रल पॉइंट की उपस्थिति नहीं होती, उदासीन बिंदु की उपस्थिति नहीं होती, लेकिन अपना स्टार संयोजन जो होता है जिसको 3 फेज 4 तार प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तारा संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस संयोजन के अंदर अपने को उदासीन पॉइंट की उपलब्धता होती है, और हमेशा इस उदासीन बिंदु को ही अर्थ किया जाता है।
इसके लिए ये कहा जाता है कि इस न्यूट्रल पॉइंट को कम से कम 2 जगह से अपने को अर्थ करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रहे इस सीरीज में पहला पॉइंट नियम नंबर 67 में फर्स्ट बिंदु यही बताया गया है कि न्यूट्रल तार जो होगा उसे कम से कम 2 जगह पर अर्थ किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, 2 अलग-अलग जगह पर अर्थ किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखो इस नियम के अंतर्गत हम लोग को ये भी बताया गया है कि जब परिपथ अपना अनबैलेंस हो जाता है, परिपथ अपना जब अनबैलेंस हो जाता है तो उस दौरान उस परिपथ में हार्मोनिक धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाती है। हार्मोनिक धारा प्रवाह का मतलब ये होता है कि कभी करंट का मान अधिक होता है तो कभी करंट का मान कम हो जाता है। तो जिस तरीके से अपनी एसी साइकिल चलती है तो जैसे उसका मान बढ़ता है फिर कम होता है फिर बढ़ता है फिर कम होता है, उसी तरीके से उसमें एक अनबैलेंस लोड लग जाने के कारण विद्युत धारा का चालन स्टार्ट हो जाता है। और जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है अगर वो अनबैलेंस बहे, कभी बहे कभी रुक जाए, कभी बहे कभी रुक जाए, तो वैसी कंडीशन अगर अपने सामने उत्पन्न हो जाए तो उस दौरान ट्रांसफार्मर के साथ अपने को एक ऐसी प्रतिबाधा, ट्रांसफार्मर में अर्थिंग तार के साथ एक ऐसी प्रतिबाधा उपयोग में लेनी चाहिए जिससे कि वह प्रॉपर एक समतुल्य राशि के तौर पर कार्य करना शुरू कर। तो नियम नंबर 67 पर अपने को ये चीज बताई गई। पहली, न्यूट्रल तार जो हो वो 2 अलग-अलग जगह पर अर्थ किया होना चाहिए। और दूसरी अपने को ये बताई गई कि जब परिपथ अनबैलेंस हो जाए तो उससे बहने वाली हार्मोनिक धारा जो होती है, मतलब धारा के मान में जो उतार चढ़ाव आता रहता है, तो उस दौरान ट्रांसफार्मर या जनरेटर वगैरह जो भी उपकरण अपने पास होता है उस उपकरण को अर्थ करने के लिए उसके साथ एक उचित मान का इंपीडेंस काम में लेना होता है और उसी को लगा करके परिपथ के साथ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नियम नंबर 69। तो देखो दोस्तों इस नियम में अपने को मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि हम लोगों ने कोई पोल बनाया, सब स्टेशन बनाया, तो सब स्टेशन पे हम लोगों ने कोई ठोस आकृति या ठोस धातु तो काम में नहीं लिए। अगर ठोस धातु हमने काम में ली है तो उस ठोस धातु को भी अपने को अर्थ करना पड़ेगा। ठीक है, तो नियम नंबर 69 में ये चीज बताई गई है ठोस धातु जो होती है उसको भी अपने को अर्थ करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में अपना नियम आता है रूल्स नंबर 88, नियम नंबर 88। इस नियम के अंतर्गत अपने को विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है कि एक गार्डिंग व्यवस्था की जाती है। एक गार्डिंग व्यवस्था की जाती है। अब पहले बात करते हैं कि गार्डिंग होता क्या है। तो देखो दोस्तों, गार्डिंग की अगर बात करें तो गार्डिंग एक तरीके से एक सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति होती है। अब ये अपने को सुरक्षा किस प्रकार से किस तरीके से प्रदान करती है। तो देखो आप लोगों ने देखा होगा रेलवे सिग्नल, हाई टेंशन लाइन, या जहां पर यातायात अधिक मात्रा में होता हो, तो वहां आप लोगों ने देखा होगा विद्युत तारों के साथ नीचे की ओर, विद्युत तारों से ठीक नीचे की ओर एक जाल सा बना होता है। नीचे की तरफ एक जाल सा बना होता है। वो जाल जो बना होता है वो ही अपना गार्डिंग कहलाता है। अब ये अनेक प्रकार का होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो केज गार्डिंग भी होती है, क्रेडल गार्डिंग भी होती है। ठीक है, तो ये अलग-अलग प्रकार से काम करती है। अब ये इनके साथ विद्युत तारों के साथ जो नीचे की तरफ जाल सा बिछा रहता है वो अपना गार्डिंग होता है। और इस गार्डिंग के लिए ये कहा जाता है कि इसको भी प्रॉपर रूप से करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि एक मान लो गलती से कोई तार जो इस गाड़ी के ऊपर से निकल रहा है, विद्युत तार अगर गलती से टूट करके इस गाड़ी के संपर्क में आ जाए तो वहां उस गाड़ी में जो करंट बहरी होती है उस करंट को सुरक्षात्मक रूप से जमीन तक पहुंचाने के लिए भी अपने को इस गाड़ी को अर्थ करना चाहिए। तो गाड़ी को अर्थ करने के लिए जो नियम बताया गया है वो नियम अपना नियम नंबर 88। अब इसके बाद अपना नियम आता है नियम नंबर 90। तो देखो नियम नंबर 90 अपने को ये बताता है कि ओवरहेड लाइनें जो होती है, नियम नंबर 90 नियम नंबर 90 अपने को ये बताता है कि जब भी कोई ओवरहेड लाइन निकाली जाती है तो उस ओवरहेड लाइन में 1 मील या 1.604 किलोमीटर की दूरी तक कम से कम अपने को 4 बिंदुओं पर वही प्रकार से अर्थ की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये है अपना नियम नंबर 90। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने विद्युत से संबंधित आईईई भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अनुसार अर्थिंग से संबंधित जो भी नियम थे सारे नियम पढ़ लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो नियम नंबर फर्स्ट में पहली चीज तो ये बताई गई है। दूसरी बात अपने को ये ध्यान रखनी है कि जब भी रूल नंबर 90 फॉलो किया जाए तो उस दौरान स्टे वायर जो रहे, जिसको हम लोग अपनी ग्रामीण भाषा में ताड़ के नाम से जानते हैं, स्टे वायर जो होता है जो खंभे के साथ लगाया जाता है, जो खंभे को रोके रखने का काम करता है, उस स्टे वायर को भी अपने को अर्थ कर देना चाहिए। अब अर्थ करने की बात यहाँ पर तब आती है जब उसके साथ किसी प्रकार का कोई इंसुलेटर परिपथ के साथ लगा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर बीच में आप लोगों ने कोई इंसुलेटर नहीं लगा रखा, स्टे इंसुलेटर नहीं लगा रखा, तो उस तार को भी अपने को बड़ी बाती प्रकार से अर्थ कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपना नियम नंबर 90। चलो देखो दोस्तों, हम लोगों ने भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अनुसार जिन जिन नियमों के पालना अपने को करनी चाहिए नियमों के बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके अलावा भी कुछ नियम है क्या जो अर्थ स्थापना करते समय अपने को उनका पालन करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं हम लोग, तो पहले नियम अपना ये है कि जब भी हम लोग भवन की वायरिंग स्थापित करें तो उस दौरान भवन से अर्थ की दूरी 1.5 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को पहले से किसी को लेना चाहिए कि उसकी दूरी प्रॉपर 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर से अधिक है, 1.5 मीटर से कम। तो उसकी दूरी जो निश्चित की गई है वो ये कि उसकी दूरी प्रॉपर 1.5 मीटर की होनी चाहिए। उसके बाद बात करें तो घरेलू वायरिंग जब भी की जाती है, तो वहां पर अर्थ का रेजिस्टेंस 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखो घरेलू वायरिंग से संबंधित बात आई है, तो घरेलू वायरिंग से संबंधित हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जब भी घरेलू वायरिंग में अर्थ तार की स्थापना की जाएगी तो अर्थ तार का कलर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, हरा रंग का। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो पावर स्टेशन जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस मान 0.5 ओम से लेकर के 1 ओम तक, और अन्य जो स्टेशन है अपने उनका मान 2.5 ओम से लेकर के 5 ओम के मध्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को कि पावर स्टेशन जहां पर बिजली प्रोडक्शन होती है, जहां इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उस जगह पर इसका रेजिस्टेंस मान अर्थ तार का रेजिस्टेंस मान जो रहता है वो 0.5 ओम से लेकर 1 ओम के मध्य होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें तो अर्थ इलेक्ट्रोड जो हम लोग जमीन के साथ स्थापित करते हैं, जैसे प्लेट की बात करूं तो प्लेट हो गई, और अगर पाइप की बात करूं तो पाइप हो गया। तो यहाँ पर जो अर्थ इलेक्ट्रोड काम में लिया जाता है उस पर किसी प्रकार का कोई कलर अपने को नहीं करना, क्योंकि कलर करने से वहां का विशिष्ट रेजिस्टेंस जो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है उसका मान बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस का मान बढ़ने से उसके अंदर से बहने वाली करंट जो होती है उसका मान कम हो जाता है। तो इसके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि अर्थ इलेक्ट्रोड जो होता है उस पर कभी भी कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो देखो सबसे बड़ी चीज जब भी अर्थ वायर की स्थापना की जाए, अर्थ इलेक्ट्रोड की स्थापना की जाए, तो वहां अपने को विशेष तौर पे एक बात
ध्यान रखनी है वो ये कि यदि हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं तो वायर भी यहाँ पर कॉपर का रहना चाहिए, और यदि हम लोग ये इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं तो वहां पर अर्थ तार वो भी किसका होना चाहिए, ये। तो सेम तार मतलब अर्थ तार और अर्थ इलेक्ट्रोड दोनों एक ही धातु के बने हुए होने चाहिए, क्योंकि एक धातु के बने हुए रहेंगे तो वहां के जॉइंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम थे जो आप लोगों को बता दिए गए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोगों ने इसके नियम पढ़ लिए, नियमों के अलावा अन्य कुछ नियम थे वो भी पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि जब भी अर्थिंग व्यवस्था की जाती है तो उसके लिए कौन क्या गाइडलाइन अपने को दी जाती है। तो देखो दोस्तों, सिलेबस में नया है तो आप लोग उसमें विशेष ध्यान देना। तो देखो पहले बात करते हैं कि जब भी अर्थिंग व्यवस्था की जाती है यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की गाइडलाइंस दी गई है, 3 प्रकार के संयोजन बताए गए हैं। उनमें पहला संयोजन है अपना TN संयोजन। अर्थिंग गाइडलाइन पहला संयोजन है यहाँ पर TN संयोजन, दूसरा संयोजन है TT संयोजन, और तीसरा संयोजन जो है वो है अपना IT संयोजन। 3 प्रकार की गाइडलाइन दी गई है। तो इनके अंदर देखो पहला है TN संयोजन, दूसरा है TT संयोजन और तीसरा है IT संयोजन। इन तीनों संयोजनों के अंदर अपने को अर्थ के बारे में बताया गया है कि अर्थ स्थापना जब भी की जाती है तो उस समय अपने को किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है या किन गाइडलाइंस का अपने को ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, TN नाम से अपने को ये तो पता चल गया कि N मतलब होता है न्यूट्रल। N मतलब होता है क्या, न्यूट्रल। अब T की बात करें तो देखो दोस्तों, T वर्ड जिसमें कोई फ्रेंच वर्ड, T वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड में T का मतलब होता है टेरी, और टेरी का मतलब होता है अर्थ। टेरी का मतलब होता है अर्थ। इसका मतलब TN संयोजन की अगर बात करूं तो TN संयोजन का मतलब कि इसका संयोजन जो बन रहा है वो किस किस के मध्य बन रहा है, अर्थ और न्यूट्रल के, अर्थ और न्यूट्रल के मध्य एक संयोजन बन रहा है। ठीक है, अब अर्थ और न्यूट्रल के संयोजन की बात की जाती है तो TN संयोजन जो होता है मुख्य रूप से अपने 3 फेज प्रणाली के स्टार संयोजन से संबंधित। 3 फेज संयोजन में स्टार संयोजन से संबंधित, स्टार संयोजन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो पता चल गया होगा अपने को TN संयोजन क्या होता है। तो TN संयोजन TN, T का मतलब देखो ये फ्रेंच वर्ड लिया गया है, फ्रेंच वर्ड में T का मतलब होता है टेरी और टेरी का मतलब होता है अर्थ। तो ये संयोजन जो बनाया जाता है ये अर्थ और न्यूट्रल तार के मध्य बनाया जाता है। अब इस संयोजन में अपने को विशेष तौर पे ये ध्यान रखना होता है कि 3 फेज प्रणाली जो होती है, 3 फेज संयोजन जो होता है उसके अंदर स्टार संयोजन जो होता है उसी के अंदर उदासीन बिंदु निकलता है। उदासीन बिंदु को ही हम लोग अर्थ के साथ संयोजित करते हैं। तो इस प्रकार से अपना एक TN संयोजन बनाया जाता है। अब इसका अगर सर्किट डायग्राम देखें तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखो सर्किट डायग्राम की बात करते हैं तो उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए, उपभोक्ता तक किसी भी उपकरण को काम में लेने के लिए या उपभोक्ता उपकरण जो होता है उसका संयोजन जब बनाया जाता है तो उस द्वारा 3 फेज स्टार संयोजन में, 3 फेज स्टार संयोजन में इसका कनेक्शन जो होगा वो किस तरीके से होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर 3 फेज की जो वाइंडिंग स्थापित की गई है या 3 फेज का कोई उपकरण स्थापित किया गया, हो सकता है ये मोटर हो सकता है ये जनरेटर हो सकता है ये अपना ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये अपने तीनों फेज आ गए R, Y और B, और यहाँ से इसका ये निकल गया क्या, स्टार संयोजन न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ इसका एक न्यूट्रल पॉइंट आ गया। इसके अलावा इस संयोजन में कोई सुरक्षात्मक प्रतिरोध
प्रतिरोध की भी आवश्यकता होती है, जिसको पीई के नाम से जाना जाता है, प्रोटेक्टिव अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, सुरक्षात्मक। तो इस प्रकार इसका संयोजन बना होता है। इस संयोजन के द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाने के बाद जो प्रक्रिया नहीं आती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये उपभोक्ता युक्ति हो जाती है। इस उपभोक्ता युक्ति को सुरक्षात्मक रूप से चलाने के लिए इस मुख्य सिरे को ही अर्थ कर दिया जाता है। जो अपना उपकरण होता है उसके न्यूट्रल पॉइंट को क्या कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। इसका मतलब R बाई बी और न्यूट्रल और सुरक्षात्मक रेजिस्टेंस के साथ इस पूरे परिपथ को अर्थ कर दिया जाता है। तो एक तरीके से अपना टीएच संयोजन इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें टीटी संयोजन की। इसके बाद हम बात करें टीटी संयोजन की। ठीक है, चलो टीएच संयोजन जो है उसमें दोस्तों एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना, पीई संयोजन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव अर्थ होता है। प्रोटेक्टिव अर्थ करने के लिए उपकरण की बॉडी, हम लोगों ने मोटर काम में ली है, हो सकता है मोटर काम में ली हो सकता है जनरेटर काम में लिया हो सकता है हम लोगों ने ट्रांसफार्मर काम में लिया हो। तो इन उपकरणों की बॉडी को प्रोटेक्टिव अर्थ किया जाता है। प्रोटेक्टिव अर्थ करने का फायदा ये हो जाता है कि अगर मशीन की बॉडी के साथ चालक तार संपर्कित हो जाए तो उस दौरान बॉडी में जो करंट बहे वो करंट सीधा इस प्रोटेक्टिव अर्थ के माध्यम से क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए। तो नॉर्मली अपने को ये ध्यान रखना है कि पीई का मतलब क्या होता है। तो पीई प्रोटेक्टिव अर्थ, इसका मतलब होता है कि उपकरण की बॉडी होती है उसको भी हम लोगों ने प्रॉपर रूप से क्या कर रखा है, अर्थ कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है अपना टीएन संयोजन। अब बात करते हैं इसके बाद में दूसरे संयोजन की, जिसका नाम है टीटी संयोजन। ठीक है, अब टीटी संयोजन की बात की जाती है तो देखो टीटी, अभी जस्ट आप लोगों को बताया था कि टी का मतलब क्या होता है। तो ये फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है टेरी, और इस वर्ड के अंतर्गत टी का मतलब अर्थ से, फ्रेंच वर्ड है अपना टी, टेरी, और इस टी का मतलब हो जाता है यहाँ पर अर्थ से। इसका मतलब टीटी संयोजन का दूसरा नाम क्या हो गया, अर्थ अर्थ संयोजन, अर्थ अर्थ संयोजन। अब देखो दोस्तों इस संयोजन के अंतर्गत इसका सर्किट डायग्राम देखिए तो किस तरीके से बना होता है। तो यहाँ देखो, मान लेते हैं मेरे पास 3 फेज का कोई उपकरण है, 3 फेज का क्या है, उपकरण। आर वाई बी और ये इसका न्यूट्रल। ठीक है, हो सकता है ये अपना मोटर हो जाए, हो सकता है जनरेटर हो जाए, हो सकता है अपना ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर शायद उसी प्रकार से जैसे एन संयोजन बना था उसी तरीके से संयोजन है, बस फर्क केवल और केवल इतना है कि यहाँ पर जो उपकरण होता है उस उपकरण की बॉडी को पहले ही लोकल संयोजन के साथ अर्थ कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये इसकी बॉडी हो जाती है, इसको पहले से ही लोकल उपकरण के साथ क्या कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मात्र केवल और केवल अपने पास कितने सिरे बचे, तीनों फेज के और एक न्यूट्रल तार का। जब भी उपभोक्ता इनका उपयोग करता है किसी भी उपकरण को चलाने के लिए या उसको अर्थ करने के लिए, जब इसका उपयोग करता है तो उस दौरान उस संयोजन में जो उपभोक्ता युक्ति होती है, जो हमारे पास उपभोक्ता युक्ति होती है, उस उपभोक्ता युक्ति को भी अर्थ कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो नाम के अनुसार एक को पता चल रहा है कि अर्थ अर्थ संयोजन है। अर्थ संयोजन पहला लोकल संयोजन वही है, लोकल अर्थ वही है। उसके बाद कोई भी उपभोक्ता उपकरण जो होता है, उपभोक्ता युक्ति होती है, उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, प्रॉपर रूप से अर्थ कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक टीटी संयोजन का निर्माण कर दिया जाता है। अब टीटी संयोजन करने का फायदा क्या है, इसके संयोजन के
तो पहला लाभ तो इसका यही है कि इस तार के संपर्क में आने वाले भू संपर्क की तार में उत्पन्न डिस्टॉर्शन की वैल्यू कम हो जाती है। डिस्टॉर्शन का मतलब उसके अंदर हार्मोनिक धाराएं प्रवाहित होती है, वो धाराएं पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उनकी आवर्ती शोर जो होता है वो निम्न हो जाता है। इस सेलुलर का पहला लाभ यही है कि डिस्टॉर्शन जो हो रहा है, ठीक है, या न्यूट्रल तार के माध्यम से आने वाली उच्च और निम्न आवर्ती शोर जो होता है वो अपना कम हो जाता है। तो पहला लाभ इस सेलुलर का न्यूट्रल तार से उच्च व निम्न आवर्ती शोर समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहला लाभ तो इसका यही हो गया कि न्यूट्रल तार से जो करंट आ रही है उस करंट में उच्च व निम्न आवर्ती शोर जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और पावर वितरण स्थानों पर भी यह सेलुलर बहुत उपयोगी होता है। तो पावर टीटीसी एरिया जो होते हैं वहां बिजली का उत्पादन किया जाता है, पावर प्रोडक्शन की जाती है, वहां जो उपकरण लगे होते हैं उनके साथ भी एक सहयोगी के तौर पे कार्यरत होता है। तो मुख्य रूप से टीटीसी एरिया के दो लाभ होते हैं। पहला न्यूट्रल तार से उच्च व निम्न आवर्ती शोर समाप्त हो जाता है और दूसरा पावर उत्पादन उपकरणों में भी एक तरीके से सहयोगी के तौर पे कार्यरत होता है। ठीक है, ये हो गया अपने दो तरह के सेलुलर, पहला टीएल सेलुलर और दूसरा अपना टीटी सेलुलर। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि अर्थिंग जब किया जाता है तो उसमें दो प्रकार की गाइडलाइन लोगों ने पढ़ ली। पहली पढ़ ली टीएन और दूसरी पढ़ ली टीटी। ठीक है, अब यहाँ पर टीएन की बात करते हैं। तो टीएन में एक प्रोटेक्टिव अर्थ होता है जो उपकरण की बॉडी के साथ टच होता है, लेकिन इस सेलुलर में हमारा टीटी सेलुलर जो होता है उसके साथ किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्टिव अर्थ स्थापित नहीं किया होता। अब इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर पर्टिकुलरली इक्विपमेंट्स दोनों उपकरणों में, दोनों विधियों में न्यूट्रल तार जो था उसका उपयोग किया गया था। लेकिन अब जो अपना तीसरा अर्थिंग व्यवस्था है, अर्थिंग संयोजन है, जो तीसरी गाइडलाइन है आईटी संयोजन, तीसरा संयोजन है अपना आईटी संयोजन। इस आईटी संयोजन में इन दोनों संयोजनों के अलावा अपना थ्री फेज प्रणाली में जो डेल्टा संयोजन बना होता है उस डेल्टा संयोजन की अर्थिंग व्यवस्था के बारे में बताया गया। तो डेल्टा संयोजन के बारे में अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब डेल्टा संयोजन की बात आती है तो अपने दिमाग में सिर्फ यही बात रहनी चाहिए कि डेल्टा संयोजन के अंदर न्यूट्रल तार की उपस्थिति नहीं होती है। न्यूट्रल तार की उपस्थिति नहीं होती है। जब न्यूट्रल तार की उपस्थिति नहीं होती तो उस दौरान उस इक्विपमेंट या उपकरण को अर्थ किया जाता है, तो उस समय अपने को कौन सी अर्थिंग व्यवस्था अपनानी होती है। तो डेल्टा संयोजन को अर्थ करने के लिए हमेशा आईटी संयोजन गाइडलाइन का ही प्रयोग करना चाहिए। इस गाइडलाइन के अनुसार ही अपने को अर्थ व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं इसका संयोजन अपना थ्री फेज का कोई उपकरण है, वो उपकरण अपना इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पर उपभोक्ता युक्ति जो होती है उसको भी अर्थ करना होता है और सामान्य परिस्थिति में तीनों फेज जो होते हैं वो भी अपने अर्थ गाइडलाइन के साथ काम में लिए जाते हैं। तो आर, वाई और बी, मान लेते हैं ये अपना उपभोक्ता युक्ति होगी। इसको भी अर्थ करना होता है और साधारण सामान्य परिस्थितियों में इसको भी अपने को अर्थ करना होता है। अब इन तीनों संयोजन की अगर बात करें तो देखो टीएन संयोजन जब हम लोगों ने बनाया था तो टीएन संयोजन में एक न्यूट्रल तार था और साथ में एक प्रोटेक्टिव अर्थ का तार था, सुरक्षात्मक अर्थ का तार था, जो अपने उपकरण की बॉडी को अर्थ करने का कार्य करता है।
ठीक है। उसके बाद में दूसरा टीटी संयोजन पढ़ा, उसके अंदर इस पीई, दूसरे संयोजन में इस संयोजन में इस पीई जो प्रोटेक्टिव अर्थ था उसको सामान्य परिस्थितियों के साथ ही अर्थ कर दिया जाता है, तो वहां पर से इसकी उपस्थिति कट गई थी। उसके बाद में तीसरे संयोजन की बात करें तो तीसरा संयोजन होता है अपना आईटी संयोजन। आईटी संयोजन का मतलब होता है अपना आइसोलेटेड अर्थिंग। आईटी संयोजन का मतलब होता है आइसोलेटेड अर्थ, ठीक है। आइसोलेटेड अर्थ जब भी किया जाता है तो उसके अंदर केवल और केवल थ्री फेज संयोजन में डेल्टा संयोजन का ध्यान रखा जाता है। डेल्टा संयोजन में संयोजित मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, इनमें से कोई सी भी युक्ति हो तो उसको अर्थ कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट की उपस्थिति और प्रोटेक्टिव अर्थ दोनों की उपस्थिति खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से अर्थ व्यवस्था जो होती है, उसकी गाइडलाइंस होती है, उसके अंदर तीन संयोजन बताए गए, पहला टीएच संयोजन, दूसरा टीटी संयोजन और तीसरा है अपना आईटी संयोजन, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं हम लोग कि आईटी संयोजन जो होता है उसकी आवश्यकता अपने को क्यों पड़ती है। तो देखो सबसे पहली चीज अपने को ये ध्यान रखना है कि जब भी आईटी संयोजन बनाया जाएगा तो वहां पर उपकरण को अर्थ करने के लिए एक उच्च मान की प्रतिबाधा युक्ति काम में लेनी होगी। उच्च प्रतिबाधा युक्ति के द्वारा ही इसको अर्थ किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि अर्थ प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है। तो अपना अगला टॉपिक रहेगा अर्थ प्रतिरोध। अब देखो दोस्तों, अर्थ प्रतिरोध के बारे में शुरू से मैं बताता आ रहा हूं कि अर्थ रेजिस्टेंस जो होता है उसका मान हमेशा घरेलू वायरिंग के तौर पर देखा जाए तो उसका मान 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। पावर स्टेशन से संबंधित अगर बात की जाए तो वहां पर 0.5 से 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। और तीसरी स्थिति में बता रहा हूं कि सामान्य स्थिति जो आती है, सामान्य स्टेशन जो होते हैं वहां पर अगर अर्थ प्रतिरोध की बात की जाती है तो उसका मान 2.5 से 5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर अर्थ प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले बात करते हैं अर्थ प्रतिरोध की। अर्थ रेजिस्टेंस। अब अर्थ प्रतिरोध की बात आती है तो अर्थ प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। तो अर्थ प्रतिरोध के लिए ध्यान रखना, अर्थ तार जो होता है, अर्थ तार के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिरोध, प्रस्तुत किया गया प्रतिरोध अर्थ प्रतिरोध कहलाता है। अर्थ प्रतिरोध का मतलब होता है अर्थ तार के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिरोध। अब अर्थ प्रतिरोध की बात करें तो देखो घरेलू वायरिंग से संबंधित घरेलू वायरिंग जो होती है उसमें प्रतिरोध का मान 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करें पावर स्टेशन की, तो पावर स्टेशन जो होते हैं वहां पर अर्थ प्रतिरोध का मान 0.5 ओम से लेकर 1 ओम तक का रहना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अन्य स्टेशनों की बात करें अन्य स्टेशनों पर इस रेजिस्टेंस का मान 2.5 ओम से 5 ओम से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये तीन स्थितियां होती है जो अपने विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अर्थ प्रतिरोध की घरेलू वायरिंग के लिए प्रतिरोध मान जो वो 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पावर स्टेशन के लिए 0.5 से 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अन्य स्टेशनों के लिए इसका रेजिस्टेंस मान से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी क्षेत्र पर अगर हम लोग प्रतिरोध या अर्थ तार की स्थापना कर रहे हैं तो वहां उस क्षेत्र का रेजिस्टेंस किस हिसाब से होना चाहिए। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। तो पहला क्षेत्र अपना रहेगा कि अगर रेतीला क्षेत्र है तो रेतीला क्षेत्र का जो रेजिस्टेंस रहेगा वहां पर उसका मान 3 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र जो रहेगा वहां पर उस अर्थ रेजिस्टेंस का मान 8 ओम से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो अर्थ प्रतिरोध से संबंधित अपने को ये 5 चीजें ध्यान में रखनी है।
ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अर्थ प्रतिरोध का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से अर्थ प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अर्थ प्रतिरोध का सूत्र होता है अर्थ इलेक्ट्रोड का विभव, कि अर्थ में आने वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका विभव मान मतलब वोल्टेज मान उसकी कितनी है, और उसके साथ साथ नॉर्मली उसमें बहने वाली जो करंट है उसका मान कितना है। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जैसे हम लोग वैद्युतिक परिपथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं V/I, उसी प्रकार से अपना अर्थ रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अर्थ तार जो है, अर्थ इलेक्ट्रोड जो है उसका विभव कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो रहेगी वो रहेगी अर्थ तार का विभव, अर्थ इलेक्ट्रोड का विभव। और I बराबर होगी अर्थ तार के अंदर से या अर्थ इलेक्ट्रोड के अंदर से बहने वाली धारा। तो इस प्रकार से अर्थ प्रतिरोध जो होगा उसको आसानी से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा अर्थ इलेक्ट्रोड का विभव बटा अर्थ इलेक्ट्रोड में बहने वाली धारा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अर्थ प्रतिरोध की गणना की जाती है। अब देखते हैं कि अर्थ हम लोगों ने स्थापित कर दिया। ठीक है, अर्थ की स्थापना हम लोगों ने कर दी। अब कई जगह ऐसी भी आती है जहां पर अर्थ रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस दौरान उस अर्थ प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, तो अर्थ प्रतिरोध को कम करने के तरीके वो कौन कौन से हो सकते हैं। भाई वो जरूरी थोड़ी है कि अपने पास ये जो डाटा दिए गए उस डाटा के अकॉर्डिंग ही वहां का जो क्षेत्र है वहां उसका रेजिस्टेंस अपने को प्राप्त हो जाए। उस प्रतिरोध मान को कम करने के लिए अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो उन बातों पर चर्चा करेंगे। अर्थ प्रतिरोध को घटाने के लिए, अर्थ प्रतिरोध घटाने के तरीके। पहला पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना है कि अर्थ का रेजिस्टेंस यदि अपने को कम करना है तो जहां पर जो अर्थिंग व्यवस्था की गई है उस अर्थिंग व्यवस्था में अपने को नमक, चारकोल इत्यादि की पर्याप्तता रखनी है। पहली चीज तो अपने को ये ध्यान रखनी है कि जहां हम लोगों ने अर्थ किया है वहां पर नमक और चारकोल की उपस्थिति पर्याप्त रूप से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वहां पर नमक और चारकोल की उपस्थिति पहले कर लो। उसके बाद में दूसरी अपने को ये ध्यान रखनी है कि नमक और चारकोल डालने के साथ साथ अगर नमक और चारकोल अर्थ में स्थापित है तो वहां पर सूखी स्थिति अगर आ रही है, तो शुष्क स्थिति आ जाए तो उस दौरान वहां पर पानी की पूर्ति अपने को करनी चाहिए। ठीक है, तो दो आवश्यकता हो गई। इन दो तरीकों के द्वारा हम अर्थ प्रतिरोध को घटा सकते हैं। इसके अलावा उत्पादन केंद्र जो होता है, वितरण केंद्र जो होता है, वहां पर अर्थ का रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम लोग उनका समानांतर परिपथ बना सकते हैं। उत्पादन केंद्रों पर वितरण केंद्रों पर दो समानांतर अर्थ की स्थापना, समानांतर अर्थ इलेक्ट्रोडों की स्थापना। तीसरा है उत्पादन केंद्रों और वितरण केंद्रों पर दो समानांतर अर्थ इलेक्ट्रोडों की स्थापना की जानी चाहिए। अब देखो दोस्तों, दो समानांतर अर्थ इलेक्ट्रोडों की स्थापना करने का फायदा क्या होगा। तो पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जब इन दो अर्थ इलेक्ट्रोडों की स्थापना की जाती है तो वहां पर इन दोनों इलेक्ट्रोडों की मध्य दूरी होती है, इनकी मध्य दूरी जो होती है वो 5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कोई मिला करके अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी जो है वो 5 मीटर से ज्यादा नहीं हो। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी अपने को ये ध्यान रखनी है कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस मान है उस रेजिस्टेंस मान की वैल्यू भी कम है रहनी चाहिए। हो सकता है जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँ कि हमने एक इलेक्ट्रोड यहाँ स्थापित कर दिया और दूसरे इलेक्ट्रोड इसके साथ जब स्थापित कर रहे हैं तो दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ स्थापित कर दिया, इनके बीच की दूरी हम लोगों ने 5 मीटर भी रख ली। लेकिन यदि इसी इलेक्ट्रोड को यहाँ से उठा करके हम लोगों ने जब यहाँ लगाया तो इन दोनों की दूरी 5 मीटर है, लेकिन 5 मीटर के साथ साथ यहाँ एक दूसरी चीज सामने अपने ये आ रही है कि जब हम लोगों ने यहाँ इसके रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन की तो इसका रेजिस्टेंस मान इन दोनों की तुलना में अधिक रहा। तो उस दौरान भी अपने को ये ध्यान रखना है कि जहाँ नमी युक्त क्षेत्र हो वहां पर दो इलेक्ट्रोडों के मध्य 5 मीटर की दूरी अपने को रखनी चाहिए। चाहे दूरी 5 मीटर से अधिक हो जाए लेकिन नमी युक्त क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, तो दो उत्पादन केंद्र और वितरण केंद्र जो हो वहां पर अपने को दो समानांतर इलेक्ट्रोडों की स्थापना करनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो हमेशा ध्यान रखना अर्थिंग तार को जब भी कसा जाए, अर्थिंग तार जो होता है उसको इलेक्ट्रोड के साथ जब भी कसा जाए तो हमेशा ऐसी धातु का उपयोग करना चाहिए जो कभी सोल्डरिंग नहीं होती हो या फिर मैं कहूं उनका रेजिस्टेंस कम हो। तो एक प्रकार से अलग धातु जो आती है उसका उपयोग अपने को करना चाहिए। तो अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ तार व अर्थ इलेक्ट्रोड को एलॉय धातु के द्वारा जोड़ना चाहिए। अब एलॉय धातु की बात करें तो दोस्तों एलॉय धातु के लिए ध्यान रखना, एलॉय धातु अपनी एक धातु आती है जिसको पीतल के नाम से जाना जाता है। पीतल हो गया। अब पीतल की बात करें तो पीतल का प्रयोग देखो हम लोग अधिकतर इसलिए करते हैं क्योंकि पीतल एक ऐसी धातु होती है, पीतल नाइक्रोम दोनों एक प्रकार की धातु होती है कि इसमें सोल्डरिंग का गुण मौजूद है नहीं होता है। इन दोनों में आपस में सोल्डरिंग की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब पीतल के मिश्रण की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए ट्रिक बनी हुई है। तो ध्यान रखना पीतल का मतलब पिताजी वर्ड ध्यान रखना है। पीतल का मतलब कौन सा वर्ड ध्यान रखना है? पिताजी। पिताजी का मतलब कि इसकी मिश्र धातु जो होती है उसके अंदर मुख्य रूप से ये तीन चीजें काम में मिल जाती है। पीतल जब बढ़ाई जाती है तो वहां पर तांबा और जस्ता इन दोनों का मिश्रण होता है। इन दोनों से मिलकर के अपने पास क्या बनता है? पीतल। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये चीज। अब इसके अलावा अगर बात करें कि अर्थ रेजिस्टेंस बताने का और भी कोई तरीका है तो देखो अर्थ इलेक्ट्रोड जो होता है उसका प्रतिरोध घटाने का एक सबसे अच्छा तरीका हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी अर्थ तार की स्थापना की जाए तो उस दौरान अर्थ इलेक्ट्रोड पर किसी प्रकार की कोई जंग लगनी नहीं चाहिए। इसका मतलब अर्थ इलेक्ट्रोड पर किसी प्रकार की जंग नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब अपने को उस अर्थ इलेक्ट्रोड को जंग मुक्त घटाना है। ठीक है, तो अर्थ प्रतिरोध जो होता है उसको घटाने के लिए हम लोग ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। पहले नमक, चारकोल इत्यादि की पर्याप्तता रखें। नमक और चारकोल के साथ पानी की पूर्ति भी पूरी रखें। इसके साथ उत्पादन केंद्र और वितरण केंद्रों पर दो समानांतर अर्थ इलेक्ट्रोडों की स्थापना करके भी हम लोग उसका रेजिस्टेंस घटा सकते हैं और उन दोनों अर्थ इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी जो हो वो 5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अर्थ तार और अर्थ इलेक्ट्रोड को एलॉय धातु के द्वारा जोड़ना चाहिए। एलॉय धातु की बात करें तो एलॉय धातु अपनी पीतल, अब पीतल का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें सोल्डरिंग होने की प्रक्रिया नहीं होती। इसके अलावा पीतल जो होता है उसका विशिष्ट रेजिस्टेंस भी कम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसका मान भी क्या होता है? कम। इसके अलावा अर्थ इलेक्ट्रोड पर किसी प्रकार की जंग नहीं आनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर अपने को जंग नहीं लगने देनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग अर्थ तार जो होता है, अर्थ इलेक्ट्रोड जो उसका रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक अर्थिंग यही खत्म होता है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में अर्थिंग की पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। अगर आप लोगों को पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इसको भेज दीजिए।